नमस्कार। सबसे बड़ा चुनाव देख रहे हैं आप, आपके साथ में खुशबू पांडे। 2024 का सियासी संग्राम जारी है। लोकसभा के मैदान में उतरी हार, राजनीतिक पार्टियां जीत का दम भर रही हैं। देश भर में करीब 25,000 से भी ज्यादा राजनीतिक दल हैं, लेकिन केवल 10% पार्टियों के पास 86% लोकसभा की सीटें हैं। करीब 98 करोड़ मतदाता देश की अगली सरकार का चयन करेंगे। ऐसे में उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटों पर 7 चरणों में मतदान हो रहे हैं, जिसमें 8 लोकसभा सीटों पर पहले चरण के 19 अप्रैल को वोटिंग हो चुकी है। वहीं इन सीटों पर चुनावी रुझान पक्ष में बताते हुए बीजेपी सभी 80 सीटों पर कमल खिलाने का दावा कर रही है, तो वहीं विपक्षी गठबंधन बीजेपी के इस दावे को सीधे तौर पर विफल बता रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी और किसके सिर पर ताज सजेगा, इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एक पैनल जुड़ रहा है। सबसे पहले आपको उनसे रूबरू करवाएंगे, लेकिन इससे पहले की एक बड़ी जानकारी आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। ये बड़ी जानकारी आज शाम थम जाएगा दूसरे चरण का चुनाव प्रचार। ये बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। 8 लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को मतदान होना है। तो वहीं आपको बता दें कि अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद में वोटिंग होगी। ये वही सीट है जिस पर दूसरे चरण के वोट पड़ेंगे। गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा में मतदान होना है। इनमें उम्मीदवार उतर रहे हैं। आपको बता दें कि आज शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। दूसरे चरण को लेकर के भी आपको बता दें कि 8 लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होना है। अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद में वोटिंग होगी। तो वहीं आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा ये वो सीट है जिस पर दूसरे चरण के मतदान होने हैं। तो हमारे साथ एक पैनल मौजूद है इस पर चर्चा करने के लिए। ऋचा सिंह, प्रवक्ता, बीजेपी का पक्ष रखती हुई नजर आएंगी। अखिलेश कटारिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता है सपा पार्टी के। डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय, प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ इस पैनल में मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर जुड़ने के लिए। हमारे सबसे पहले मैं जाना चाहूंगी ऋचा सिंह जी के पास। ऋचा सिंह जी, लोगों में उत्साह है, जोश है, पार्टी भी लगातार चुनाव प्रचार प्रसार कर रही है। 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है, लेकिन चुनावी जो शोर है दूसरे चरण का वो यहां पर थमता हुआ नजर आ रहा है। किस तरह का उत्साह है बीजेपी पार्टी में? जी देखिए, चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा, लेकिन जनता में बेहद उत्साह है और इस देश में 40 करोड़ जनता अपना प्रधानमंत्री चुनने जा रही है। देश में एक स्थिर सरकार की स्थापना के लिए अपना जो बेहद कीमती वोट है लोकतंत्र के स्तर उसका प्रयोग करने जा रहे हैं। और 80 में 80 इस बार और मोदी सरकार, देश की जनता, विशेष उत्तर प्रदेश की जनता, जहां पे 26 तारीख को दूसरे चरण की 8 सीटों पर चुनाव है। मैं आपको याद दिला दूं खुशबू जी कि ये वो 8 सीटें हैं जिसमें से पिछली बार 2019 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास, 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड मतों से जीती थी। और इस बार हम 8 में से 8 सीटें जीतने जा रहे हैं, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की 140 करोड़ देशवासियों के लिए हित की कल्याणकारी योजनाएं, देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए मजबूत कदम, देश की अर्थव्यवस्था को 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था पर ले जाने का मजबूत कदम और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना, और साथ ही साथ आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से दंगों के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाना जाता था, आज पिछले 7 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से एक भी दंगा नहीं हुआ है। वहां पे सुशासन की स्थापना हुई है, बेटियां सुरक्षित हुई है, व्यापारी वर्ग सुरक्षित हुआ है, किसानों को भुगतान हुआ है, उनकी एमएसपी जो कि पिछले कई आप अगर कांग्रेस की सरकार का उठाकर देखेंगे और जैसे समाजवादी पार्टी का उठाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दुगनी पर एमएसपी पहुंच गई। मेरे पास डेटा मैं उसको दिखा भी सकती हूँ। तो इन सारी चीजों को देखते हुए सुशासन की स्थापना के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में
पूरी भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक रूप से बेहद मजबूत है और हम जनता के बीच में अपने ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर जा रहे हैं, अपने विजन को लेकर जा रहे हैं। हमें जनता का अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। वही दूसरी तरफ इंडी अलायंस, जो कि आपस में अभी घरेलू मैच खेल रहा है, उनको पता नहीं बंगाल में वो आपस में लड़ रहे हैं, वायनाड में भी वो आपस में लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव जी तो मेरठ में अंतिम समय तक प्रत्याशी नहीं उतार पाते हैं। वो प्रत्याशी कभी किसी का नामांकन होता है तो कभी किसी का नामांकन होता है। वहां पे उनकी लोकल यूनिट को ये भी नहीं पता है कि किसको चुनाव लड़वाना है। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी का कुशासन भी देखा है, माफियाओं का संरक्षण भी देखा है, और कांग्रेस की जिस तरीके की विभाजनकारी नीति है, जिसमें वो लोगों की और विशेषकर महिलाओं की सेना, महिलाओं की चांदी पर भी आज नजर डाल रही है, उसका एक्सरे कराना चाहती है। SC/ST OBC का आरक्षण काट कर एक धर्म विशेष के नाम पर अन्य लोगों को देना चाहती है, जबकि हमारे संविधान में, जो कि पंथ निरपेक्ष संविधान है, जिसमें धर्म के आधार पर किसी भी तरीके से आरक्षण की कोई बात नहीं कही गई है। तो कांग्रेस और सपा ने इस देश के संविधान को असुरक्षित कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी समावेशी विकास की राजनीति कर रही है और सबका साथ सबके विकास की संकल्पना के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी जनता के बीच में, जनता हमें भरपूर आशीर्वाद देने जा रही है और हम 400 पार करने जा रहे हैं 4 दिन से। ठीक है, अखिलेश कटारिया जी, आपके पास आते हुए ऋचा सिंह जी ने कई सवाल यहाँ पर किए। वो जनता के बीच में जा रहे हैं। बीजेपी लगातार यहाँ पर हुंकार भरती हुई नजर आ रही है कि समावेशी विकास को लेकर जा रहे हैं, सुरक्षा को लेकर जा रहे हैं, लेकिन आपके पास वो क्या ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के बीच में जाकर के बता रहे हैं? और थोड़ा सा पीडीए का मतलब भी समझाइएगा यहाँ पर। ये जो ऋचा जी बोल रही है, जो भारत का संविधान है और जो संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था है, उसे क्या कोई बदल सकता है? मेरी समझ में तो नहीं है ऋचा की, भले समझती हो कि कुछ दल उसे कर्नाटक में किया है, कर्नाटक में किया है, सुप्रीम कोर्ट ने मैं आपके पास लौटूंगी, आप सुन लीजिए एक बार। ऋचा सिंह जी, मैं आपके पास लौटूंगी, सुन लीजिए अखिलेश कटारिया जी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। और जो आरक्षण है वो रिप्रेजेंटेशन है, जो इस देश में जो हजारों साल से विकास में पीछे छूट गए, जिन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था, जिनका सामाजिक सम्मान नहीं था, उन जातियों के सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में उन्हें रिप्रेजेंटेशन का अधिकार मिला रिजर्वेशन के माध्यम से। आप क्या वाहियात कम पढ़े लिखे जैसी भाषा बोलते हैं कि कांग्रेस आरक्षण मुसलमानों को दे देगी। ये एक बयान बहुत ही फ्रस्ट्रेशन में, डरा हुआ, हारने के डर से सत्ता जाने का है, इन भाजपाइयों के चेहरे से साफ दिखता है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कहा है कि पीडीए का मतलब है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, जिनको सामाजिक और शैक्षणिक तौर पे हजारों साल से पीछे रहे, उस वर्ग के हिमायती है हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव, और उनके सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पे, सामाजिक और शैक्षणिक तौर पे उनको आगे लाके उन्हें बराबर किया जाए और ताकि इस देश को विकसित राष्ट्र बनाया जा सके। हम एक बात कहते अपनी बात पूरी करते हैं खुशबू जी, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज राज नहीं, और जिसमें समता की चाह नहीं वो बढ़िया इंसान नहीं। अखिलेश कटारिया जी, सीधे सीधे तो आप अपने गठबंधन पर सवाल उठा रहे हैं। इससे पहले की कांग्रेस पार्टी थी, उस पर आप सवाल उठा रहे हैं कि पीडीए का मतलब है कि जो दलित और पिछड़े का विकास अब करना चाह रहे हैं। ये तो बहुत पहले से सरकार थी, पहले ही सोचना चाहिए। ये तो सीधे सीधे सवाल है आप डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय जी पर उठा रहे हैं। नहीं, ये आपको हरिनाथ उपाध्याय जी से सवाल आ रही हरिनाथ उपाध्याय जी, आपके पास आऊंगी, बोलिए। नहीं, आपको हमारा जो घोषणा पत्र है, मेरे नेता ने जो कहा कि आपकी बात कीजिए सरकार, पिछड़ित देश में पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों की जो हिस्सेदारी है, उनको जो अब उचित स्थान नहीं मिला है, और जो सामाजिक तौर से भी खुशबू जी, ये भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता बैठी है, इनके दिमाग की स्थिति देखिए,
जब इस देश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने जी तो एक पिछड़े का बेटा अखिलेश कटारिया जी, उसके अखिलेश कटारिया जी, सवाल अपने आप में ये कि 2019 से 2024 आते आते पीडीए का आप मतलब बदल देते हैं। पीडीए का जो अर्थ था इससे पहले 2019 के चुनाव में कुछ और था, पीडीए का मतलब 2024 तक आते आते बदल गया। बहरहाल आपके पास मैं लौटूंगी, हरिनाथ उपाध्याय जी के पास चलूंगी। महागठबंधन पर ही सवाल कि आप इतने साल सत्ता में रहे लेकिन पीडीए को आप कुछ नहीं कर पाए, क्या कहेंगे आप? अरे जो कुछ किया कांग्रेस पार्टी ने ही किया। जहां तक आप जैसे कि ऋचा जी ने कहा है कि 1947 में आजादी के बाद से अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े सबको हमने आरक्षण दिया। 92 में मंडल आयोग को हमारी सरकार ने लागू किया, बल्कि 92 में मंडल आयोग के आड़ में कमंडल चलकर कि पिछड़ों को आरक्षण न मिल पावे सरकार गिराने का प्रयास किया इन लोगों ने, जो आज वर्तमान में बीजेपी और एनडीए गठबंधन की सरकार है। ये क्या सामाजिक न्याय देगी? हरिनाथ उपाध्याय जी, ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, ये सवाल अपने आप में अगर उठाया है किसी ने तो अखिलेश कटारिया जी ने कहा है कि जो दलित है, पिछड़ा है, उसको लेकर के जो पिछले सरकार में नहीं हो पाया उसको लेकर के अब ये सवाल पीडीए का जो मतलब है वो समझा रहे थे। नहीं मैडम, हुआ है ये जी। ठीक है, ऋचा सिंह जी आपके पास आते हुए, हरिनाथ उपाध्याय जी का यहाँ पर नेटवर्क के इशू की वजह से यहाँ पर आवाज क्लियर नहीं हो पा रही है। ऋचा सिंह जी आपके पास आते हुए, यहाँ पर पीडीए का जो अर्थ है उसको कल वो डिप्टी सीएम समझाते हुए नजर आए थे कि यहाँ पर परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, यहाँ पर अखिलेश कटारिया जी ये कह रहे हैं कि यहाँ पर दलित पिछड़ों के लिए ये लगातार इस पीडीए का मतलब समझा रहे थे। आपके हिसाब से इसका मतलब क्या है और किन किन मुद्दों पर लगातार बीजेपी ज्यादा जोर दे रही है? देखिए, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक सुरक्षित है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुरक्षित है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब कल्याणकारी नीतियों को बनाती है, चाहे वो 4 करोड़ गरीबों को आवास दे या 80 करोड़ गरीबों को राशन दे या फिर 12 करोड़ किसानों को सम्मान निधि दे, वहां की वो जातीय धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। तो हम सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। दूसरी बात में कटारिया जी की बात का जवाब दे दूं तो देखिए, समाजवादी पार्टी में पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी तो है ही, लेकिन ये कैसा परिवार डेवलपमेंट है वो इसका मतलब भी मैं आपको बता दूं। पीडीए का मतलब है परिवार। तो आखिर क्या कारण है पीडीए की बात करते हैं, लेकिन इसमें पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो लगातार इनके अपने साथी थे, राजभर जी वो चले गए इनको छोड़कर, ऋचा सिंह जी, मुख्यमंत्री का जो बयान है ना वो भी वायरल हो रहा है। योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान सामने आया है, वो कह रहे कि जो कांग्रेस पार्टी है वो शरिया कानून लाने की बात कर रही है। ऐसी क्या आफत आ गई कि मुख्यमंत्री को जगह जगह पर पिसे करके ये बात कह पड़ रही है? जी देखिए, मैं उसका आपको उदाहरण भी बता दूं, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में ये कहा है, लिखित रूप में ये कहा है कि वो पर्सनल लॉ को सुरक्षित करेंगे, तो जब आप पर्सनल लॉ को सुरक्षित करेंगे तो आप इस देश में शरिया कानून लागू करना चाहते हैं। भारत का संविधान जिसमें अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना इस देश के राज्यों से इस देश की जिम्मेदारी है। आखिर क्या कारण है कि कांग्रेस इसमें भारतीय और सेक्युलर शरिया कानून लागू करना चाहते हैं? वो सेक्युलर धर्म के आधार पर प्रदर्शित करेंगे कि नहीं? सेक्युलर हर गरीब के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उस सबके लिए प्रदर्शित होनी चाहिए, उस सबके विकास की बात की जानी चाहिए। लेकिन जब आप शरिया कानूनों की बात करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, तो आप मुस्लिम महिलाएं जो 3 तलाक की शिकार हुई, मुस्लिम महिलाएं जिनका 3 तलाक की जिस तरीके से उनका अपमान किया गया, आप कहना चाहते हैं कि जिसका आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिलाओं के सम्मान के लिए 3 तलाक हटाया, आप उसको वापस ले आएंगे? आप महिलाओं की संपत्ति में अधिकार को खत्म कर देंगे? और साथ ही साथ संविधान का अनुच्छेद 44 जो इस बात को कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, आप उस भावना के भी खिलाफ है, यानी कि आप संविधान का भी आदर नहीं करते। और अंतिम बात एक भी कहना चाहते हैं, जो कटारिया जी कह रहे थे कि दलिया जन, पिछड़ा दलिया जन, कटारिया जी को मालूम नहीं है कि भारत एक सनातन देश है,
यहाँ जब एक चाय वाला पान वाला अपनी दुकान भी खोलता है तो वहाँ पे गंगा जल से छिड़काव करता है और गंगा जल से शुद्ध करने का काम करता है, लेकिन कटारिया जी किसी इस देश की सनातन व्यवस्था से परिचित नहीं है, इस देश के लोगों की भावनाओं से परिचित नहीं है। तो जब मुख्यमंत्री जी अपने जल का तो जब इसका मतलब ये निकालते हैं तो ये इनकी सोच का कहीं ना कहीं परिणाम है। डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय जी, आपके पास आते हुए आपका पहला प्रतिक्रिया इस पर। मैडम, ऐसा है खुशबू जी, हमारा पहले लाइट कट गया है, लेकिन चलिए आदमी आ कर रहे हैं। ऐसा है कि जो पहले हम अपनी बात कह रहे थे तब कट गया था आवाज। ऐसा कि नीचा जी ने कहा है कि सामाजिक न्याय का एकमात्र पैरोकार इंडिया गठबंधन के लोग रहे हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल रही हो, हम लोग सामाजिक न्याय के प्रखर समर्थक रहे हैं। हमें जो 10 साल के शासन में पिछड़ा दलित व्यक्ति, एसटी और महिलाओं पर जिस तरह से संविधान के अनुसार कोशिश की मतदान जो 26 तारीख को होगा, संविधान के संरक्षण के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, रोजगार के लिए, ठीक है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, इसके लिए बढ़ चढ़कर हमारे पूरे देश की जनता, चाहे उत्तर प्रदेश की जनता बढ़ चढ़कर भाग होगी और संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है उसको लेकर आज हमारे देश की जनता बहुत ही आक्रोशित है, बहुत ही दुखी है और घबराई हुई है। खासतौर से जिस तरह के उनको मन में हो गया कि ये सरकार आएंगे तो संविधान बदल देंगे, संविधान में आरक्षण बदल देंगे, इससे जनता के मन में एक डर पैदा हो गया है। प्रधानमंत्री जी उसमें जनता में और डर पैदा कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी गठबंधन जो है सपा के साथ, वो किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है? आपका मुद्दा क्या है? क्या कुछ जनता में आप लेकर के जा रहे हैं? किस मुद्दे पर आप वोट मांग रहे हैं? मैडम, साफ है मुद्दा कि हम हमारे जो पांच और न्याय और सचेत गारंटियां है, ये हमारा मुद्दा है। और समाजवादी पार्टी भी इसकी विचारधारा भी यही है। मुख्य रूप से बेरोजगारी जो इस तरह 47% है, बहुत बड़े स्तर पर है। पहले निकलने के बाद सड़क पर हमारे युवा घूम रहे हैं, जो है अपने भविष्य के लिए काफी चिंतित है, डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, उस पर किसी प्रकार को कोई नियंत्रण नहीं है। किसान हर घंटे वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। किसान परेशान है, कर्ज में डूबते जा रहे हैं। उनको जो है कर्ज की वजह से अपनी बीवियों के सोने चांदी मंगलसूत्र गिरवी रखने पड़ रहे हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी, गठबंधन की सरकार आएगी तो आपके मंगलसूत्र छिन लेंगे। अरे हमारी प्रियंका जी जिस तरह से कही है उन्होंने जवाब दिया है, पूरे देश की जनता बगावत कर रही है, इस तरह से जवाब दिया जाता है। अरे मंगलसूत्र छीनने का काम कोरोना काल में तो आपने किया, ऑक्सीजन के लिए, दवाइयों के लिए। हरिनाथ उपाध्याय जी, एक सवाल अपने आप में ये भी लाजमी है कि इतने साल से कांग्रेस पार्टी रही, अगर किसान, युवा, रोजगार का जिक्र आप कर रहे हैं, जिस तरह से महंगाई का जिक्र कर रहे हैं, अगर इस पर आप लगाम लगा पाते तो शायद इतना आगे नहीं हो पाता। क्या इस बात को आप मानते हैं? कहीं कमी रह गई थी? खुशबू जी लगाम क्यों नहीं लगा? 47 में जब हमारे देश की आजादी हुई, उसके बाद हमारे जो है देश की स्थिति क्या थी, किसानों की क्या थी स्थिति, खाद्यान्न उत्पादन में क्या स्थिति थी, हरित क्रांति के द्वारा हमने किसानों की स्थिति को कितना किया बढ़ाया और जो है किसान आत्मनिर्भर होने लगे। हम खाद्यान्न में भी आत्मनिर्भर के साथ साथ विदेशों में भेजने लगे। तो किसानों की आय नहीं बढ़ी। पिछले 10 साल में जो किसानों की आय घटी है, जो बहुत से हमारे सीमांत किसान गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं,
इनके वजह से आए हैं, इनकी नीतियों की वजह से आए हैं। अखिलेश कटारिया जी, आपके पास आते हुए अखिलेश कटारिया जी, क्या गठबंधन कितना इन सीटों पर मजबूत है? दूसरे चरण के चुनाव है 26 अप्रैल को, कितना आप मजबूत हैं और क्या अपने जनता के बीच में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो लेकर के आप जा रहे हैं, क्योंकि आप बार बार पार्टी के उम्मीदवार ही बदल दे रहे हैं? नहीं, पहले तो खुशबू जी, ऋचा सिंह जी ने कहा कि ये जो दलित पिछड़े हैं ये सनातनी नहीं है और ये जो है इनको समझ नहीं है सनातन की और गंगा जल से धोना चाहिए, इनको नीच और जो नीचे का बोल नहीं है, तो ये जनता जो है जवाब देगी कि दलित पिछड़े नीच नहीं है। आपके शब्द है, दलितों को ये शब्द आप देते हैं, समाजवादी पार्टी को सनातन की समझ नहीं है। आप इस समय दलित पिछड़ों से ही अपशब्द का इस्तेमाल आप लोग करिए, जो आप लोग पिछड़ों की अपशब्द का इस्तेमाल कर रही है। टीवी चैनल पे देखते हैं आपके पास लौटूंगी। अखिलेश कटारिया जी, सनातन परंपरा की समझ बोलिए बोलिए। ऋचा सिंह जी को कहेगी तब मैं बात रखूंगा। ऋचा सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगी, सुन लीजिए एक बात, आपके पास आऊंगी, आप अपना जवाब दीजिएगा। ऋचा सिंह जी, सुन लीजिए एक बात। ऋचा सिंह जी, ऐसे नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं, सुन लीजिए एक बार, सुन लीजिए एक बार, ऐसे नहीं, एक करके बोलिए, ठीक है? अखिलेश कटारिया जी, हमारे नेता अखिलेश यादव पिछड़े वर्ग से आते हैं, मैं पिछड़े वर्ग से आता हूँ और जाके जाए न पाओ बेमाई वो का जाने तीर पर आई, जाके जाए न पाओ बेमाई वो का जाने तीर पर आई। कर्नाटक जनता बढ़ती है पिछड़ों के बाद जो मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के ऊपर मुंह में विसर्जन करता है, आपके नेता को माने। अरे यहाँ पर व्यक्ति जनता से काफी चुप नहीं रहती है, बार बार चली जा रही है। ऋचा सिंह जी, मैं आपके पास लौटूंगी, एक बार सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए ऋचा सिंह जी, एक बार आपके पास मैं आऊंगी, पूरे जवाब आपसे लूंगी, सुनिए एक बार आप। खुशबू जी, इनको नेता मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के ऊपर मूत्र विसर्जन करते हैं, उससे ये माफी नहीं मांगती है, वो आदिवासियों का अपमान नहीं लगता है। अपने मुद्दे पर आ जाइए, के आसपास से अखिलेश कटारिया जी अपने मुद्दे पर आ जाइए। उसमें आपको माफी नहीं मांगनी चाहिए, हमें माफी मांगनी चाहिए क्योंकि हम दलितों के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया है टीवी चैनल पर, आपको माफी मांगनी चाहिए। अभी तो हमें मांगेंगे। सामान्य कार्यकर्ता हूँ जो शक्ति विकास में आपने कहा है। दूसरा जो आपने सवाल कहा कि बीजेपी का जोर, बीजेपी का जोर है लोकतंत्र को खत्म करने में। खुशबू जी, आपको जानकारी होगी नागालैंड में लगभग 4 लाख लोगों ने वोट नहीं दिया, लगभग 7 जिलों में, वहां बीजेपी की सरकार है, एक भी बूथ पे सिंगल वोट नहीं पड़ा है। यह है बीजेपी सरकार के 10 साल की उपलब्धि। सूरत में कांग्रेस के प्रत्याशी को उनके प्रस्तावक का बाकी जो नामांकन हुए थे उनको डरा के धमका के और एक निर्विरोध विजय घोषित कर दी भाजपा ने अपने प्रत्याशी को। समझ में आती है भारतीय जनता पार्टी। आज मोदी सरकार की उपलब्धि ये है कि राज्य में चिंता हो रही है, लोग वोट डालने नहीं जा रहे, 6-8 जिले एक भी वोट नहीं पड़ता है, उससे कोई बयान भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं देता। प्रधानमंत्री ये क्या नुकसान नहीं है जो उम्मीदवार जो आप बदल रहे हैं बार बार सीटों को लेकर के, इस पर जवाब चाह रही हूँ आपसे कि बार बार उम्मीदवार का यहाँ पर ऐलान होता है, नामांकन तक उम्मीदवार को जाते जाते चेंज कर देते हैं, क्या ये लोकसभा के चुनाव में आपके लिए नुकसान नहीं है? अच्छा, लोकसभा में कुछ भी हमारा प्रत्याशी कई बार चेंज हुए हैं, होते हैं, हमारी जिला इकाई है, वहां के प्रभारी है, संगठन के लोग हैं,
अगर किसी बात को लेके, किसी प्रत्याशी को लेके असंतुष्ट होते हैं तो मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी उनकी बात सुनते हैं और उसमें परिवर्तन भी करते हैं। ये लोकतंत्र की प्रक्रिया का एक सामान्य हिस्सा है। लेकिन आप एक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के में वहां कांग्रेस के हस्ताक्षर मैच नहीं हुए, उससे आपको चुनाव कैंसिल करना था। अखिलेश कटारिया जी, समय की यहाँ पर बेहद कमी है, छोटा सा प्रतिक्रिया आपका कि जो 8 सीट पर दूसरे चरण का चुनाव है उस पर आप कितना मजबूत हैं? खुशबू जी, पहले चरण की उत्तर प्रदेश की 8 की 8 सीटें भाजपा हार गई है, इसलिए मंगल सूत्र और इस्लाम और मुसलमान और कब्रिस्तान याद आने लगा है। आगे वाली जो इस चरण की 8 सीटें वो भी बीजेपी हारेगी, 8 की 8 की समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जीतेगा। हरिनाथ उपाध्याय जी, आपका भी छोटा सा रिएक्शन, कितना मजबूत है गठबंधन आपके दूसरे चरण के चुनाव में? ऐसा है कि हमारा इंडिया गठबंधन काफी मजबूत है और हम लोग पूरी उम्मीद कर रहे हैं, जिस तरह से जनता का रुख देखा जा रहा है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के न्याय पत्र के प्रति लोगों में अनुकूल जो है सहानुभूति और अनुकूल आशाएं है, उसको देखकर हमको पूरी उम्मीद है कि 8 की 8 सीटें हम लोग जीतेंगे इस बार। जी, विश्वास है या उम्मीद है, क्या कह रहे हैं आप? पूरा विश्वास है, इस बार उल्टा पूरा होगा पिछले चुनाव से। ठीक है, ऋचा सिंह जी, आपका छोटा सा प्रतिक्रिया, 8 दूसरे चरण का चुनाव है, 8 सीटों पर है, कितना मजबूत है आप? कम शब्दों में। इंडी गठबंधन जो घमंडिया गठबंधन है, जिसकी नींद पूरी तरीके से टूटी हुई है। उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के गारंटी में विश्वास करती है, क्योंकि वो गारंटी भी देते, संकल्प लेते हैं और हम दूसरे चरण की 8 में से 8 सीट में जीतने जा रहे हैं और साथ ही साथ 4 दिन से 4 से 5 भारतीय जनता पार्टी करेगी। ठीक है, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी पर जुड़ने के लिए और हमारे साथ अपनी प्रतिक्रिया साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि लोकसभा का चुनाव बहुत नजदीक है, पहले चरण का चुनाव हो चुका है, दूसरे चरण का चुनाव होने वाला है। इसको लेकर लगातार सियासी दांवपेच भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर छोटा सा ब्रेक के लिए फौरन देखते रहिए जनता टीवी।